नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है विनोद। पंडित चक्रधर इलाहाबाद के एक सुविख्यात विद्यालय की एमए क्लास के दर्शन शास्त्र के छात्र थे। स्वभाव से ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का अनुपालन करते थे और दिल लगी हंसी मजाक से कोसों दूर रहते। जातीयता के गर्व में हमेशा चूर रहते। मोटा कुर्ता पहनते और संध्या समय हवन करना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना और सिर घुटा के लंबी चोटी रखकर सबको ज्ञान देना कि इन चोटियों से सकारात्मक ऊर्जा विद्युत गति से शरीर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा इसी चोटी के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाती है। अंग्रेजी में बेहद कमजोर थे, फिर भी खुद को सबसे बेहतर और उम्दा समझते। कुल मिलाकर उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक नमूना ही जान पड़ता। विश्वविद्यालय के उनके साथ के अन्य संगी साथी दोस्त को उनका ये दिखावा और अभिमान फूटी आंख न सुहाता और वो अपना पराया बहुत करते थे। अब पंडित को सबक सिखाने के लिए तरकीब सोची जा रही थी। लड़कों ने तय किया कि बच्चों को इस बार लाइन पे लाना ज़रूरी है। बेचारा घमंड भूल कर हम सबसे पनाह मांग लेगा। संयोग से अब उन्हें जल्दी ही एक अच्छा अवसर हाथ लग गया। कॉलेज खुलने के कुछ दिन बाद ही क्लास में एक एंग्लो इंडियन रमणी भी सम्मिलित हुई। सेब सा खिला हुआ चेहरा, रंग रूप, मनोहर छवि, सुंदरता की मूर्ति थी वो। उस पर पाश्चात्य वेशभूषा। वो रमणी दर्शन शास्त्र की छात्रा थी, तो कई लड़कों ने इतिहास व अन्य पाठ्यक्रम को छोड़ छाड़ कर दर्शन में ही अपनी प्रविष्टि ले ली। अब क्लास में जब टीचर लेक्चर देते तो सारे लड़के टीचर की बजाय उस चंद्रमुखी रमणी को निहारते रहते और उसको इशारेबाजी करते। तो उस रमणी के मधुर दर्शन से पंडित जी भी अछूते ना रहे। वो कैसे खुद को रोक पाते। वो भी तिरछी चितवन से सबकी नज़र बचाकर उसके सौंदर्य को निहारते और रसपान करते और सुखद कल्पनाओं में खो जाते। अब धीरे धीरे पंडित जी के चितवन की चोरी पकड़ी गई। कई लड़कों ने ये देख लिया कि पंडित जी भी लाइन में लगे हैं। वो पंडित जी की मंशा को ताड़कर अब कोई ठोस फैसला लेना चाहते थे और पंडित को सबक सिखाना चाहते थे। चक्रव्यूह की रचना एक पत्र के दौरान से शुरू की गई, उस रमणी के नाम से जिसका नाम लूसी था। फिर पंडित जी को एक पत्र लिखकर डाक से प्रेषित किया गया, जो कि इस प्रकार था। माय डियर चक्रधर, बहुत हिम्मत से ये पत्र आपको लिख रही हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपने तो ना जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया है पंडित जी। आपकी छवि आंखों से जाती ही नहीं। आपकी सादगी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरी तमन्ना है दिन रात आपके दर्शन करती रहूँ और क्लास में भी आप इतनी दूर ना बैठा करें, मेरे पास वाली सीट पर बैठें। करीब बैठने से मुझे आपकी मौजूदगी और सामीप्य का एहसास होगा। इस पत्र को पढ़कर मेहरबानी से फाड़ दीजिएगा। इसका उत्तर लिखकर लाइब्रेरी की
तीसरी अलमारी के नीचे छिपा कर रख दीजिएगा। सिर्फ आपकी लूसी। ये सारी कारस्तानी लड़कों के दोस्त नईम और गिरधर ने की थी। अब उस पत्र को डाक से पंडित जी के नाम भेज दिया गया। उस पत्र का असर दूसरे दिन क्लास में पंडित जी के ऊपर देखने को मिला। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। गिरधर और नईम लूसी के दाएं बाएं बैठते थे, इसलिए उस वक्त लूसी क्लास में ना आई थी। तो पंडित जी ने गिरधर के पास जाकर कहा, यार तुम मेरी वाली सीट पर बैठ जाया करो और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ असुविधा हो रही है कई दिनों से। नईम ने चुटकी ली। क्यों, वहाँ तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो कब से वहाँ बैठ रहे थे। पंडित जी बोले, अरे दिक्कत विक्कत कुछ नहीं है यार, प्रोफेसर साहब का लेक्चर वहाँ से सुनाई नहीं देता है। मैं कान का कुछ भारी इंसान हूँ। गिरधर ने हैरानी से पूछा, पहले तो तुम्हें ये कोई दिक्कत बीमारी नहीं थी, अब कब से ये रोग लग गया तुम्हें? पंडित जी अड़ियलपन से बोले, यार लेक्चर ना सुनाई देने की भी वजह है और मुझे क्लास में झपकी भी आती है, क्योंकि जब मुझे किसी टीचर की कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे अपने आप नींद आने लगती है। यहाँ आराम से सो लूँगा सबकी आड़ में, वहाँ से टीचर मुझे सोते पर चौक फेंक कर मारते हैं। नईम ने भी तरफदारी करते हुए कहा कि चलो पंडित जी, तुम भी क्या याद करोगे, दोस्त हो यार, मैं तुम्हारा अभी इंतज़ाम कराता हूँ। और ये कहकर गिरधर को पंडित जी की सीट पर बैठा दिया और पंडित जी को गिरधर की सीट पर। उसी समय लूसी ने क्लास में प्रवेश किया तो फिर प्रोफेसर साहब भी आ गए थे अब और लेक्चर शुरू हो चुका था। लेकिन पंडित जी व्याकुल होकर लूसी को देखते रहे, क्योंकि लूसी ने ही सीट चेंज कराई थी। लेकिन लूसी तन्मयता से प्रोफेसर के लेक्चर सुन रही थी और नोट भी करती जा रही थी। पंडित जी ने सोचा, लज्जावश ऐसा आचरण कर रही है मेरे साथ। फिर कुछ सोचा कि मेरे द्वारा पान चबाने से शायद ये नाराज़ हो गई हो, और तमाम सवाल पंडित जी के जहन में घूमने लगे। फिर छुट्टी भी हो गई, लेकिन लूसी ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। शाम को पंडित जी लूसी की यादों में खोए हुए खुशी खुशी नईम के कमरे में गए और व्यग्र होके बोले, यार किसी लेडीज़ को ख़त लिखना आता है क्या? कैसे लिखा जाता है, कुछ बताओ यार, बड़ी दुविधा में हूँ मैं। ये पत्र का जवाब देने के लिए पंडित जी ने नईम से पूछा, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्त्री को उन्होंने प्रेम पत्र ना लिखा था। नईम बोला, क्यों, किसको लिखना है? तो पास बैठे गिरधर ने बात आगे बढ़ाई, अरे ये काम तो नईम तुम भी कर सकते हो यार, मदद कर दो, ये हमारा दोस्त है, यार है। पंडित ने नईम से कहा कि यार बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ बता दो। तो नईम ने कहा, अरे कोई मुश्किल नहीं, अगर वो लड़की है तो प्रेम पत्र की शुरुआत डार्लिंग से कर दो, बस इतना ही करना है, बाकी अपनी मन की बातें लिख दो। फिर पंडित बोला, यार जिसको मैं चाहता हूँ वो अंग्रेज़ी ज़्यादा समझती है। तो नईम ने एक पर्चे पर अंग्रेज़ी में कुछ वाक्य लिखकर पंडित जी को सौंप दिए। पंडित जी खुशी खुशी अंग्रेज़ी में कमज़ोर होने के कारण वो कागज़ का टुकड़ा लेकर अपने कमरे में पहुँचे और अंदर से चटकनी लगाकर उसको अपनी हैंड राइटिंग में दूसरे कागज़ पे उतार कर
स्कूल जाकर दूसरे दिन लाइब्रेरी की तीसरी अलमारी के नीचे छिपा कर रख दिया, जिसे उनके जाने के बाद चुपके से वहाँ से नईम और गिरधर ने निकाल लिया और खूब पढ़ पढ़ कर हंसे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। पंडित जी समझे कि पत्र लूसी ने निकाल लिया है। अब पंडित जी को फिर तीसरे दिन एक और प्राप्त हुआ पत्र, तो बहुत खुशी से फूले न समाये जल्दी से उसको खोलकर पढ़ा। देखा तो लूसी ने लिखा था कि अब मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आपके ख़त से मुझे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा लग चुका है और मैं क्लास में जानबूझकर आपको जानबूझकर नहीं देखती हूँ, क्योंकि सब मुझे ही देख रहे होते हैं। और मेरी एक तमन्ना है कि मैं आपको अंग्रेज़ी पोशाक में देखना चाहती हूँ। खूबसूरत तो आप हो ही, तो मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे जैसे कपड़े पहनोगे साहब जैसे, तो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। इसी अभिलाषा में आपकी लूसी। अब लड़कों की मजाक रंग ला रही थी। पंडित जी ने तुरंत एक बड़ी दुकान में जाकर ब्रांडेड सूट का कपड़ा लिया और एक बड़े टेलर से उसको सिलवाया, महंगी सिलाई देकर। अंग्रेजी कट बाल भी कट गए थे, अब चोटी खोपड़ी से गायब हो चुकी थी। अब पंडित जी को अपने जातीय प्रेम से विमुख होना भी पड़ा। नईम ने कहा कि चोटी क्यों कटवा ली, अब ऊर्जा कैसे आएगी जाएगी शरीर में। तो पंडित जी ने उससे बेहयाई से जवाब दिया कि प्रेम में सब कुछ जायज़ है। संध्या समय पूजा अर्चना और हवन की भी इतनी हो गई। हवन कुंड चरपाई के नीचे फेंक दिया गया और उसमें सिगरेट के टुकड़े फेंक कर उसको कूड़े का दान का स्वरूप दे दिया गया। फिर वो सूट जब सिलकर आया और पंडित जी ने पहना, तो नईम बोले, यार तुम कितने स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें देखकर लूसी तो बेहोशी हो जाएगी। तुम मोटे कुर्ते में अपना रूप कहाँ छिपाए थे अब तक? खुदा ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। ये सुनकर पंडित जी बहुत शर्मा गए। फिर नईम ने नेकटाई भी उसके गले में बांध दी, जो कि बहुत टाइट हो रही थी और सांस लेने में पंडित को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने नईम से कहा कि यार इसको थोड़ा ढीला कर दो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उलझ के गिरधर बोला, अरे यही तो फैशन है यार, पहली बार पहन रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है, इसे ढीली ना कराओ, नहीं तो तुम्हारी सांसों की आवाज़ आएगी। पंडित बोला, अरे यार मेरा तो दम घुट रहा है, तुम लोग को फैशन की पड़ी है। लेकिन लड़के उसके साथ कोई रियायत नहीं कर सके और उसे पानी पर चढ़ा चढ़ा कर उसे कॉलेज की तरफ ले चले। अब पंडित जी सीना ताने सबसे आगे आगे और सारे लड़के आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे चल रहे थे जैसे बाराती हों। सीट पर बैठने के बाद थोड़ी देर में लूसी भी आ गई। पंडित जी का ऐसा स्वरूप देखा बदला हुआ और वेशभूषा, तो उसे हंसी आ गई। वो मुंह छिपा कर हंसने लगी। पंडित जी ने समझा ये मुझे देखकर खुश हो रही है कि मैंने इसका कहना मानकर अंग्रेजी कपड़े पहन लिए। अब लड़कों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ने लगी कि पंडित जी अब लूसी के नाम पर पैसे खर्च कर देंगे, इसलिए इनसे पैसे खर्च करवाए जाएं। फिर पत्र के ज़रिए पंडित को लूसी के नाम से लिखा गया कि मैं आपके प्रेम में कोई निशानी चाहती हूँ, ताकि जब आपसे दूर रहूँ तो उसे आपकी याद आने पर देखकर अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। अब पंडित फिर भागकर नईम के कमरे में गए और
गिफ्ट की मार्फत पूछा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। कि नईम क्या देते हैं लड़कियों को इनाम में? तो नईम ने कहा, परफ्यूम, घड़ी, रुमाल या कुछ भी दे दो जो लड़कियों को पसंद होता है। अब फिर पंडित एक बड़ी दुकान पर जा पहुँचे और ब्रांडेड चीज़ें यही सब खरीद कर फिर वहीं लाइब्रेरी में निश्चित जगह पर रख दिया जहाँ पत्र रखते थे, जिसे थोड़ी ही देर के बाद उन लड़कों ने वहाँ से निकाल के आपस में बांट लिया और खूब खुश हुए। अब इस खेल को आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर पत्र के माध्यम से लूसी की इच्छानुसार पंडित ने अंग्रेज़ी भी सीखनी शुरू कर दी, क्योंकि लूसी की तमन्ना थी कि आप अंग्रेज़ी बोला करो। अंग्रेज़ी सूट तो पहन लिया, इससे मेरी और आपकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ी बघाड़ने से उनकी योग्यता का पर्दा उठ चुका था और वो सबके सामने शर्मिंदा हो रहे थे, सबकी हंसी का पात्र भी बन रहे थे। लोग सोच रहे थे इन्हें अचानक हो क्या गया, किंतु ये बात तीन ही लोगों के बीच में थी, नईम, गिरधर और पंडित जी। फिर निर्दयी लड़कों ने पंडित पर रहम न खाया। अब एक नई मांग लूसी के नाम से पत्र द्वारा फिर भेजी गई कि आपको मैं अंग्रेज़ी खेलते देखना चाहती हूँ। आप मेरे लिए फुटबॉल सीखो और फुटबॉल खेलने के लिए चैंपियन बनो। बेचारे पंडित जी तो लूसी के नाम पे प्राण भी देने के लिए तैयार थे। फुटबॉल क्या चीज़ थी। पहुंच गए मैदान में। नईम फुटबॉल का चैंपियन था, इसलिए उन्हें हर बात में आसानी हो रही थी। नईम ने उनकी सारी बात सुनकर अनजान बनते हुए कहा, तुम और फुटबॉल, वो भी इतनी धूप में? फिर पंडित जी को समझाते हुए बोला, यार बाज आ जाओ इस खेल से, बहुत चोटें लगती हैं इसमें। मुफ्त में अगर चोट लग गई तो सिर पर पट्टी बांध के घूमते रहोगे इधर उधर। लेकिन पंडित जी ने दोस्ती का वास्ता देकर उससे फुटबॉल सिखाने के लिए राज़ी कर ही लिया। अब पंडित जी अपनी धुन में मस्त होकर बार बार फुटबॉल पर उल्टे सीधे पैर चला रहे थे, कभी इधर मारते कभी उधर मारते। उसी समय लूसी खेल के मैदान के पास से निकली तो किनारे खड़े नईम से बोली, ये रोज़ रोज़ क्या नए स्वांग रचता है। अब ये कभी ज़िंदगी में खेल खेलते इसको नहीं देखा, ये क्या कर रहा है खेल के मैदान में। नईम ने धीरे से कहा, सनकी लगता है। तो इस पर लूसी ने जवाब दिया, मुझे तो पूरा पागल लगता है। ये कहकर व्यंग से उसकी तरफ देख के मुस्कुराती हुई लूसी चली गई। पंडित को ये गुमान हुआ कि लूसी ने नईम के कान में मेरी तारीफ की है और कोई पैगाम दिया है। इसके बाद उससे ना रहा गया। शाम को फिर नईम को जा पकड़ा और पूछा, लूसी कितनी खुश नज़र आ रही थी यार मुझे खेलते देखकर। क्या वो तुमसे मेरी तारीफ कर रही थी कान में? नईम बोला, हाँ यार, हम सब तो मुंह ही ताकते रह गए और तुम बाजी मार ले गए। आज हमें पता चला कि लूसी तुम्हें कितना चाहती है, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी। बात आगे बढ़ाते हुए नईम बोला, अब तुम ही बताओ यार, तुम्हारे जैसी शक्ल सूरत हम लोग कहाँ से लाएं। अब पंडित जी के कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। लड़कों ने अब की बड़ी बाजी खेलने का मन बनाया और पंडित जी को फिर से एक पत्र लूसी के नाम से लिखकर पोस्ट कर दिया, जिसमें लिखा था, अब कॉलेज ख़त्म होने वाले हैं। मैं चाहती हूँ एक बड़ी पार्टी जिसमें क्लास और सब टीचर्स, प्रिंसिपल्स और सारे कर्मचारी शामिल रहें। तुम्हारी तरफ से ये पार्टी हो। और सुनो,
अगर बिल ज़्यादा आता है तो आधे पैसे मुझसे ले लेना। पंडित जी ने खत मिलते ही बड़े पैमाने पर होटल रॉयल में पार्टी का इंतज़ाम किया और लंबा खर्चा था, पर लूसी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लूसी से पैसा लेना उनकी शान के खिलाफ था। उनकी मर्दानगी इसी में थी कि लूसी को ज़्यादा से ज़्यादा रौनक दिखाएं और पैसा खर्च करके उसकी खुशी के लिए सब कुछ करें। अब उन्होंने उस पार्टी में कवि सम्मेलन और संगीत इत्यादि की भी व्यवस्था रखी लूसी को रिझाने के लिए। 2 सप्ताह तक तैयारियां पूरी हुईं। अब पार्टी का लुत्फ निश्चित समय और दिन सबने उठाया। फिर पार्टी ख़त्म हुई और सब अपने अपने घर के तरफ चले गए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। लूसी ने भी अपनी बैग संभाल के और अपनी शॉल कंधे पर डालकर एक तरफ चल दी और सबसे विदा ली। पंडित ने सोचा, पार्टी इसके कहने से मैंने दी है, इसने पूरी पार्टी मेरी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखा और अब भी बिना मिले जा रही है। वो चुपके से लूसी के पीछे लग गए। उसको पीछे आता देखकर सूने सन्नाटे रास्ते पर लूसी घबरा गई। फिर जब वो पास आए तो उसको देखकर बोली, अरे क्या बात है, आप इतने बदहवास से क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बोलिए, क्या हुआ? पंडित जी का संयम जवाब दे चुका था। बोले, आप और हम जुदा हो रहे हैं। ये जुदाई मुझसे सही नहीं जा रही है। हैरानी से लूसी बोली, क्या आप बीमार हो? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जुदा तो होना ही था एग्जाम के बाद। अब पंडित जी का रहा सहा सब्र भी जाता रहा। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोले, तुम बीमारी की बात करती हो, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं और ये जुदाई अब मैं सह ना सकूंगा। लूसी ने ताज्जुब से उसके मुंह को देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, खबरदार, अगर ऐसी बातें मुंह से निकाली तो अच्छा ना होगा। तो ताव खाकर चोट खाए नाक की तरह फुफकारते हुए पंडित बोले, फिर वो प्रेम पत्र, वो कस्में वादे, वो बड़ी बड़ी बातें, रस में डूबे हुए पत्र, वो सब क्या था? लूसी परिहास से बोली, आप नशे में तो नहीं हो? प्रेम पत्र? कैसे प्रेम पत्र? कैसी प्यार मोहब्बत की बातें? सूरत देखी है तुमने अपनी कभी आईने में? पंडित बोले, अरे लूसी, मजाक छोड़ो, इस तरह की बातें करके अनजान ना बनो। देखो, मेरा दिल धड़क रहा है। फिर लूसी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखना चाहा तो लूसी ने गुस्से में तमतमाते हुए एक जोरदार भरपूर चांटा उनके गाल पर रसीद कर दिया और झल्लाकर बोली, कमीने, मेरे रास्ते से हट जा। अभी शोर मचाकर सबको बुला लूँगी और पुलिस को भी। और सुन, तेरी शिकायत प्रिंसिपल से ज़रूर करूँगी। तेरा पागलपन अगर मैंने ठीक ना करवा दिया तो मेरा भी नाम लूसी नहीं। ये कहकर झल्लाती हुई वहाँ से चली गई, पैर पटकती हुई, और लूसी का चांटा खाकर पंडित जी की आँखें चौंधिया गईं। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। ज़मीन पर बैठकर इस मानसिक और शारीरिक आलोचनाओं का पोस्टमार्टम करने लगे। फिर पंडित जी की आंखें जैसे अचानक ही खुल गई हों। वो सब समझ गए कि ये किसी गंभीर शरारत का ही शिकार मैं हो गया हूँ। अब उन्हें पिछली सारी बातें याद आने लगी कि तभी मुझे सब लोग देखकर
मुँह छिपा छिपा कर हंसते थे। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इन पागल लड़कों के झांसे में आ गया। कमरे में जाकर गुस्से से नईम से बोले, दगाबाज, तुम लोग बहुत धूर्त हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। और तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना माफ़ करूंगा। अब तुम देखना तुम्हारा क्या करता हूँ। नईम भी ऐंठ कर बोला, कैसी बातें कर रहे हो पंडित, हुआ क्या है? गिरधर समझ गया तो वो नईम के पीछे छिपने लगा। नईम बोला कि हुआ क्या है, बोलो तो पंडित बोले, तुम लोगों के कारण आज लूसी का चाटा खाकर जलील होकर चला आ रहा हूँ। तुम लोग ने मुझे उल्लू बनाकर मेरे मुंह पे कालिक पुतवा दी और 500 रुपये के झटके में अलग आ गया। इनाम अलग देने पड़े और जलील अलग होना पड़ा। फिर आशंका जताई कि वो तो जो हुआ सो हुआ, अभी लूसी प्रिंसिपल से जब शिकायत करेगी तो तुम दोनों भी फंस जाओगे। अब अगर बचना चाहते हो तो कोई ऐसी बात सोचो जिससे तीनों लोग बच जाएं। अगर शिकायत हुई तो हम तीनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और हमारा तमाशा बनेगा। अब नईम समझ गया कि खेल ख़त्म हो चुका है, हमारी भी अब खैर नहीं। सुबह होते ही वो लूसी के बंगले पर पहुंचा तो मालूम हुआ वो प्रिंसिपल साहब के बंगले पर गई है। अब तो काटो तो खून नहीं। नईम तुरंत प्रिंसिपल के बंगले की तरफ भागा और खुदा से दुआ करता जा रहा था कि खुदा, काश लूसी अभी बंगले पर ना पहुंची हो प्रिंसिपल साहब के। और उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन पूरी ताकत से दौड़ा चला जा रहा था। जब प्रिंसिपल के बंगले के पास पहुंचा तो देखा लूसी गेट खोलकर अंदर जाने ही वाली थी। वैसे ही नईम ने दूर से ही चिल्लाकर उसको ज़ोर से पुकारा, लूसी रुक जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इधर आओ। लूसी ने संशय से उसकी तरफ देखा और पास आकर बोली, क्या बात है नईम, बोलो, क्यों आवाज़ दे रहे हो? और सुनो, अगर तुम्हारा कोई अपना काम है तो बोल दो, लेकिन अगर पंडित की सिफारिश करने आए हो तो वापस चले जाओ। आज मैं उस नामुराद की शिकायत करके ही दम लूँगी। नईम ने दृढ़ता से कहा, तो ठीक है, अगर तुम उसकी शिकायत करके ही दम लेना चाहती हो तो पहले मुझे और गिरधर को गोली मार दो, तब शिकायत कर देना। लूसी ताज्जुब में पड़ गई कि बात पंडित की है और गोली मारने की बात ये खुद को और गिरधर को कह रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? इस प्रकरण से तुम्हारा क्या लेना देना? तो नईम बोला, पंडित नहीं, मैं और गिरधर, हम दोनों तुम्हारे असली कसूरवार हैं। पंडित तो हमारा खिलौना था, हम उससे खेल रहे थे साल भर से, और छिप छिप कर हमने जो खत लिखे थे वो पंडित ने नहीं, हमने लिखे थे। और तुम्हारे मन में और उसके मन में जो बातें डाली वो हम ही थे। इस पर लूसी बोली, तुम लोग ने इतना बड़ा कांड किया है, मैं तुम लोग की कितनी इज्जत करती थी, लेकिन तुम लोग ने दूर से बात करी है, इसलिए मैं तुम्हें दोनों को माफ़ करती हूँ। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा है, पंडित को इस बात की सज़ा ज़रूर दूंगी। तो नईम ने कहा कि चलो सहूलियत से बैठकर बात करते हैं। तो लूसी ने कहा, नहीं, सज़ा मुकर्रर है, या तो वो मुझे 200 रुपये दे या फिर मेरे सामने कान पकड़ के 20 बार उठक बैठक करे। नईम ने लूसी के पास से लौटकर पंडित को पूरी बात बताई। तो पंडित बोला, 200 रुपये देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, मैं बहुत पैसा पहले ही खर्चा कर चुका हूँ। और हाँ, दूसरी सज़ा कबूल है, मैं उसके सामने 20 बार उठक बैठक कर लूँगा। फिर लूसी को बुलाया गया
और पंडित ने लूसी के सामने और सबके सामने 20 बार कान पकड़ के उठक बैठक की। और इस अपमान के बाद पंडित को फिर कभी किसी ने भी उस कॉलेज में ना देखा। पता नहीं पंडित जी कहाँ चले गए। साथियों, हंसी मजाक, दिल लगी शैतानियाँ एक सीमा तक ही अच्छी लगती हैं। कभी कभी ये इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि इनसे बाहर निकलने पर बहुत मुश्किल होती है, और अगर निकल भी जाएं तो बहुत शर्मिंदगी और हंसी का पात्र बनना पड़ता है। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से आज मेरी यही विनती है कि आप सबको हमेशा सकुशल, लंबी और कामयाब ज़िंदगी दे और हमेशा सफलता आप सबके कदम चूमे। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी साथियों। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनोद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।